स्टूडेंट, मैं कृष्णा बिरला। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नर व मादा युग्मकोद्भिद की संरचना, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। यहाँ पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि फ्लावर जो होते हैं इनके मेन सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, इसके लैंगिक जनन के लिए महत्वपूर्ण है इसका फ्लावर या पुष्प। उसी में इसके नर जननांग और मादा जननांग होते हैं। लैंगिक जनन में सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने कल बताई थी कि उसमें क्या होना चाहिए, अर्धसूत्री विभाजन होना चाहिए और क्या होना चाहिए, निषेचन की क्रिया होनी चाहिए, यानी युग्मकों का संलयन होना चाहिए। तो अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस जो होता है वो क्या करता है, जो मेल जनन कोशिकाएं हैं, नर जनन कोशिकाएं हैं, उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और इस मेल गैमेट को यहाँ पर जब अपन एंजियोस्पर्म में बात करते हैं, मादा युग्मक नर युग्मक की बात करते हैं, तो उस नर युग्मक को हम पोलन ग्रेन भी कहते हैं, माइक्रोस्पोर भी कहते हैं, पोलन ग्रेन परागकण भी कहते हैं इसको, लघु बीजाणु भी इसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीजें, सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन से, और यही हमारा क्या कहलाएगा, नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट। जो पोलन ग्रेन्स बना है वो मेल गैमेटोफाइट कहलाएगा। इसी की नेक्स्ट संरचना में जब अपन पढ़ेंगे कि जब फीमेल में कोई स्ट्रक्चर जो मेगास्पोरेंजियम से मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है, तो फीमेल गैमेट बनता है। और फीमेल गैमेट को हम क्या कहते हैं, ओव्यूल, और ओव्यूल इसका क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ हम इस वाले चैप्टर में मेल गैमेटोफाइट कैसे बना और फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बना, इसकी पूरी स्ट्रक्चर हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेल गैमेटोफाइट के बारे में। सबसे पहले हमने कल फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं, एंड्रोशियम या पुमंग। पुमंग क्या है, एंड्रोशियम, इनके मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन और ये कहलाते हैं मेल सेक्स ऑर्गन, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, पुमंग, ठीक है। और ये क्या कहलाते हैं, जायंग। तो यहाँ पर हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो सबसे पहले जब अपन इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका मेल जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम पुमंग कहते हैं, और इसका प्रत्येक सदस्य क्या कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, पुंकेसर स्टेमन्स कहते हैं, ठीक है। पुंकेसर जो अगर हम उनकी स्ट्रक्चर देखें कि ये किन चीजों से बने हुए होते हैं, पुंकेसर के ऊपर ये इस तरह की जो स्ट्रक्चर बन रही है ये कहलाती है एंथर लोब्स, ठीक है। और ये जो है इसका फिलामेंट कहलाता है, फिलामेंट या पूतंतु। ये क्या कहलाते हैं, परागकोश, और ये पूतंतु। और बीच में दोनों पूतंतु जिस परागकोश से जिससे जुड़ा हुआ रहता है ये कहलाता है योजी, ठीक है। हर एक परागकोश में योजी की तरफ इस तरह से दो परागपालियां दिखाई देती है, तो इसे हम कहते हैं द्विपालित परागकोश। दो एंथरलोब्स दिखाई देते हैं, ये द्विपालित परागकोश। जब अपन एक पाली की बात करते हैं, एक पाली में इस तरह से दो माइक्रोस्पोरेंजियम बीजाणुधानियां या परागपुट पाए जाते हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर ये एक परागकोश की हम संरचना पढ़ रहे हैं। इसमें यहाँ पर ये योजी उत्तर, इसकी ये एक पाली वाला ये परागकोश और दूसरी पाली इसकी ये परागकोश, और हर एक पाली में बीजाणुधानियां या माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होती है। इस माइक्रोस्पोरेंजियम, तो हम ये कह सकते हैं कि एक पराग पाली के अंदर कितनी माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम। इस तरह एक पूरे परागकोश के अंदर जो इंथरलॉब पूरे है उन दोनों मिलाकर 4 लघु बीजाणुधानियां इनमें पाई जाती है। लेकिन एक ऐसा एक्सेप्शन है इसमें, मालवेसी कुल में
गुड़हल वगैरह में देखा होगा। मालवेसी में जो परागकोश है वो द्विपालित नहीं होके क्या होते हैं, एक पालित ही होते हैं। ठीक है, तो उसमें बीजाणुधानियों की संख्या भी क्या होती है, 2 ही होती है, 4 नहीं होती। अब इन बीजाणुधानियों के अंदर, यहाँ पर ये बीजाणुधानियां पाई जाती है, इन बीजाणुधानियों के अंदर लघु बीजाणु या पराग कणों का निर्माण होता है। तो अब हम पढ़ते हैं इनकी स्ट्रक्चर, कि इनका निर्माण किस तरह से होता है। तो आपका अपन एक बार यहाँ पर देख लें कि स्ट्रक्चर ऑफ मेल गेमेटोफाइट की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। मेल गेमेटोफाइट की स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पुष्प की जो नर जननांग है उनकी बात करनी पड़ेगी। पुष्प का नर जननांग पुंमंग कहलाता है, इसका प्रत्येक सदस्य पुंकेसर कहलाता है। अगर पुंकेसर की स्ट्रक्चर देखें तो पुंकेसर 2 चीजों से मिलकर बना होता है, 3 चीजों से मिलकर बना होता है। इसका इंथरलॉब्स, इसका योजी और पूतल। तो इंथरलॉब इन्हें परागकोश भी कहते हैं। परागकोश की अगर हम संरचना देखें तो परागकोश जो होते हैं द्विपालित परागकोश होते हैं, 2 पालियां ये बाइलोप्ड होते हैं। इसमें से एक पाली के अंदर 2 बीजाणुधानियां पाई जाती है। इस तरह 2 पालियां हैं तो कुल मिलाकर 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है। इन लघु बीजाणुधानियां या माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनता है लघु बीजाणु या परागकण या मेल गेमेटोफाइट। अब हम आते हैं कि मेल गेमेटोफाइट किस तरह के होते हैं, किस तरह से बनते हैं। तो मेल गेमेटोफाइट जो बनता है, देखो इसमें परागकोश की कोई कोशिकाएं जो है, कुछ परागकोश में 4 समूह है, अभी अपन ये पढ़े। ये एक परागकोश और ये दूसरा। ये परागकोश की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इसको ऊपर थोड़ा सा गहरा भी बना सकते हैं। इस तरह से होता है ये, और यहाँ से फिलामेंट जुड़ा हुआ रहता है। तो अगर हम इनकी स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ क्या होता है, एक जैसी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। इन एक जैसी कोशिकाओं के समूह में, इस परागकोश में एक जैसी कोशिकाओं को ये बाहर की बाह्य त्वचा और बाद में एक जैसी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। इस समूह की कुछ कोशिकाएं क्या हो जाती है, आकार या तुलना में बड़ी हो जाती है और उनका जीव द्रव्य बड़ा हो जाता है, और उन कोशिकाओं को हम कहते हैं प्रपसु कोशिकाएं। प्रपसु कोशिकाएं या आर्चिस्पोरियल इनिशियल। आर्चिस्पोरियल इनिशियल क्या बताया मैंने, परागकोश में कुछ अविभेदित कोशिकाओं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का एक समरूपी समूह होता है जो बाह्य त्वचा द्वारा ढका हुआ रहता है। ये समरूपी समूह जो है, इनमें से कुछ कोशिकाएं जो है वो क्या करती हैं, इसमें से कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी और ज्यादा जीव द्रव्य या सघन जीव द्रव्य वाली हो जाती है, डेंस साइटोप्लाज्म हो जाता है। ये कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती है। इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, प्रपसु कोशिकाएं या आर्चिस्पोरियल इनिशियल। इनमें सुबीजाणुधानी भी कहते हैं। इनमें जो परिवर्तन होता है परागकोश का, कि केवल एक कोशिका से नहीं होकर बहुत सारी कोशिकाओं से परागकोश का परिवर्तन होता है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, सुबीजाणु। एक से अधिक स्पोरेंजियल इनिशियल का निर्माण होता है। एक कोशिकाएं में बहुत सारी स्पोरेंजियल इनिशियल बनती हैं, बीजाणुधानी प्रारंभिक कोशिकाएं बनती हैं, इनिशियल बनती हैं, बहुत सारी बीजाणुधानी प्रारंभिक कोशिकाएं बनती है इसके अंदर। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, यूस्पोरेंजिएट। सुबीजाणुधानी प्रकार का परिवर्तन इनमें पाया जाता है। अगेन रिपीट कर रही हूँ यहाँ पर
जब हम मेल गेमेटोफाइट की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो सबसे पहले मेल गेमेटोफाइट बना कैसे, तो ये परागकोश है, एंथरलॉप्स है। इन एंथरलॉप की बाह्य त्वचा के नीचे की कुछ हाइपोडर्मल सेल्स का एक समूह पाया जाता है। इस सेल्स में कुछ सेल्स जो होती है वो आकार में बड़ी, चारों तरफ ना कुछ सेल्स जो होती है आकार में बड़ी और जीवद्रव्य सघन हो जाता है। इस सघन जीवद्रव्य के कारण क्या होता है कि ये इस जीवद्रव्य के कारण आकार में बड़ी हो जाती है और उन कोशिकाओं को हम प्रपशु कोशिकाएं या आर्चिस्पोरियल इनिशियल कहते हैं। ये हम इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसको हम सुबीजाणुधानीय परिवर्तन भी कहते हैं या यूस्पोरेंजिएट परिवर्तन की कहते हैं, क्योंकि इसमें बीजाणुधानियों का निर्माण एक से ज्यादा बीजाणुधानी इनिशियल कोशिका या प्रारंभिक कोशिकाओं से होता है, स्पोरेंजियल इनिशियल से होता है। अब ये जो प्रपशु कोशिकाएं हैं जिसके आकार में बड़ी हो गई आकार, इन प्रपशु कोशिकाओं में विभाजन होता है। इस तरह का विभाजन होता है, परिणत विभाजन होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है और दो सेल बनती है। कौन सी दो सेल बनती है? एक कहलाती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका और एक कहलाती है प्राथमिक वित्तीय कोशिका। तो प्रपशु कोशिका में विभाजन हुआ, एक कहलाती है प्राथमिक वित्तीय कोशिका और एक कहलाती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक वित्तीय कोशिका प्राइमरी पैराइटल सेल और ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। प्राथमिक वित्तीय कोशिका से किसकी बनती है? परागकोश की भित्ति का फॉर्मेशन होता है। जो एंथरलॉब है उनकी वॉल बनती है, वॉल या भित्ति का फॉर्मेशन होता है। और बीजाणुजन कोशिका से बीजाणु या लघु बीजाणु या पराग कणों का निर्माण होता है, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हमारे पास दो सेल हो गए, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो परागकोश की भित्ति का निर्माण करेगी और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो बीजाणुजन कोशिका जो लघु बीजाणु या पोलन ग्रेन्स का निर्माण करेगी। ठीक है, तो बीजाणुजन कोशिकाएं जो है ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनाएगी और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं लघु बीजाणु का निर्माण करेगी। प्राथमिक पैराइटल से वित्तीय कोशिका बनाएगी और वित्तीय कोशिका से परागकोश की वॉल का फॉर्मेशन होगा। अगेन हम रिपीट करें, प्रपशु कोशिका में इस तरह से एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है। एंटीक्लाइनल डिवीजन से बाहर की तरफ जो है वो वित्तीय कोशिका का निर्माण होता है और अंदर की तरफ बीजाणुजन कोशिका का निर्माण होता है। वित्तीय कोशिका परागकोश की भित्ति का निर्माण करने का काम करती है, इससे वित्तीय कोशिका बनती है। प्राथमिक बीजाणु कोशिका में बहुत सारी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, स्पोरोजीनस मदर सेल का फॉर्मेशन होता है जिनमें अर्धसूत्र विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप लघु बीजाणु या पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे परागकोश की भित्ति। ठीक है, कि परागकोश की भित्ति का फॉर्मेशन कैसे होता है। जो वॉल है, एंथर्स की वॉल है, उस वॉल का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो वॉल ऑफ एंथर, परागकोश भित्ति, परागकोश भित्ति एंड वॉल ऑफ एंथर, वॉल ऑफ एंथर। अब हम बात करते हैं परागकोश की भित्ति। तो परागकोश की भित्ति या एंथर वॉल, परागकोश की भित्ति या वॉल ऑफ एंथर। परागकोश की भित्ति 4 परतों से बनी होती है, 4 लेयर्स होती है। इसमें सबसे पहली लेयर्स कहलाती है बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। अगर हम इस तरह से इसकी बात करें, ये पूरा परागकोश
इसके अंदर इस तरह से 4 लघु बीजाणु ध्वनियां, तो 2 चीजें बनती है। जो प्राथमिक वित्तीय कोशिका है उसकी जो बीजाणुजन कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका के जैसा व्यवहार करती है, और लघु बीजाणु मात्र कोशिका के जैसा व्यवहार करने के कारण ये अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण करती है, बीजाणुजन उत्तक बनाती है, और बाहर की तरफ यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो परत है ये बनाती है परागकोश की भित्ति। तो परागकोश की भित्ति 4 परतों की बनी हुई होती है। सबसे पहली कहलाती है बाह्य त्वचा। अगर हम यहाँ देखें तो बाह्य त्वचा एक सिंगल परत है, एक सिंगल लेयर होती है, एक परतीय संरचना होती है, और मोस्टली इसका काम है सुरक्षा करना। ठीक है, ये अंदर की जो टिश्यू है उनकी सुरक्षा करने का काम बाह्य त्वचा की कोशिकाएं करती है। दूसरा कहलाता है एंडोथीसियम या अंतस्थीशियम। एंडोथीसियम बाह्य त्वचा की कोशिकाओं के अंदर एक अगली परत जो है वो बड़ी कोशिकाएं, अरीय कोशिकाएं, रेडियल सेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जिन पर थिकनिंग प्रेजेंट होती है। और किसकी थिकनिंग होती है? अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग इसमें, उसकी सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां इसमें पाई जाती है। तथा ये जो अंतस्थीशियम है ये आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती है। आर्द्रताग्राही प्रकृति यानी मॉइस्चर लेने वाली होती है। तो जब परागकोश के अंदर पानी कमी हो जाती है तो जिस स्थान पर ये नहीं होती है उस स्थान पर ये फट जाती है। ये बाह्य त्वचा, और बाह्य त्वचा के अंदर इसे यू आकार की इसमें ये पट्टियां इसमें पाई जाती है। तो ये इस तरह रेडियल वाली यू आकार की पट्टियां इसमें, ये रेशेदार थिकनिंग इसमें, लेकिन ये इस जगह पर ये प्रेजेंट नहीं होती है। ये भाग क्या कहलाता है? स्टोमियम। स्टोमियम कहलाता है ये भाग, जहाँ यहीं से परागकोश फूटते हैं जिससे परागकण बाहर निकलते हैं। अगेन रिपीट कर रही हूँ, अंतस्थीशियम की कोशिकाएं जो है बाह्य त्वचा के नीचे एक स्तरीय लंबी परत जो रेडियल कोशिकाओं की बनी होती है, जिन पर अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग पाई जाती है, रेशेदार पट्टियां पाई जाती है, यू आकार की हो जाती है ये कोशिकाएं। और इसके अलावा ये आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती है, ये मॉइस्चर लेने वाली होती है, परागकण के स्फुटन में सहायक होती है। जिस स्थान पर ये नहीं होती उस स्थान से परागकोश फूट जाते हैं और परागकण यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो इसका काम क्या हो गया? परागकोश के स्फुटन में सहायक। थर्ड जो है हमारी मध्य परत कहलाती है। तीसरी जो है मध्य परत या मिडिल लेयर कहलाती है। मिडिल लेयर जो है ये 2 से 3 परतों की बनी हुई संरचना है। ये सिंगल लेयर, ये सिंगल लेयर, ये 2 से 3 परतों या 3 से 4 परतें भी हो सकती है, पतली परतों की बनी संरचनाएं हैं। जब परागकोश की दूसरी परतें जब सामान्यतः नष्ट हो जाती है तो ये विकसित हो रहे परागकणों को पोषण देने का काम करती है, या लघु बीजाणु को पोषण देने का काम करती है। जब तक टेपिटम विकसित नहीं है तब तक ये मध्य परत इनको पोषण देती है। चौथा आता है टेपिटम। टेपिटम मिडिल लेयर 3 लेयर थिक होती है, छोटी छोटी कोशिकाओं की बनी हुई, और क्या काम करती है? मोस्टली ये परिवर्तित हो रहे लघु बीजाणु या पोलन ग्रेन्स को पोषण देने का काम करती है, माइक्रोस्पोर्स को पोषण देने का काम करती है। टेपिटम सबसे अंदर की परत जो है वो टेपिटम कहलाती है। इसकी जो कोशिकाएं होती है, इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या होता है? डेंस होता है, गाढ़ा होता है, और केंद्रक उसका सुस्पष्ट होता है, वेल डेवलप्ड उसमें केंद्रक होता है। इसकी कोशिकाएं कभी कभी जो टेपिटम की सेल है कभी कभी इसमें 2 से 3 केंद्रक या ज्यादा केंद्रक भी इसमें पाए जा सकते हैं। मुख्य काम क्या है? जब यहाँ पर जो स्पोरोजिनस मदर सेल होगी, स्पोर मदर सेल होगी या माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उनको पोषण देने का
काम करेगी। टेपिटम सबसे अंदर की परत है जो बिल्कुल स्पोरोजिनस टिश्यू के पास पाई जाती है, तो ये इनको पोषण देने का काम करेगी। हम ये भी देख सकते हैं, जैसे हम एक लघु बीजाणु की स्ट्रक्चर, लघु बीजाणुधानी की स्ट्रक्चर, ये लघु बीजाणुधानी और इसके चारों तरफ ये, तो सबसे अंदर की जो परत है वो कहलाएगी टेपिटम। और टेपिटम का मुख्य कार्य है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को या फिर लघु बीजाणु बन जाए तो उनको पोषण प्रदान करना। इसके अंदर एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों पाए जाते हैं, दोनों का निर्माण होता है। अगर हम टेपिटम की स्ट्रक्चर, दो तरह की टेपिटम पाई जाती है, एक होती है अमीबीय टेपिटम, अमीबीय या अमीबॉइड टेपिटम, और दूसरी होती है स्रावी टेपिटम या सिक्रेटरी टेपिटम, स्रावी या सिक्रेटरी टेपिटम। अमीबॉइड टेपिटम की बात करते हैं कि इसकी कोशिका में ये कोशिका भित्ति जो है ये टूट जाती है, और ये जैसे जिस तरह से अमीबा इस तरह से गति करता है, प्लाज्मोडियम जिस तरह से गति करता है, पेरीप्लाज्मोडियम की जिस तरह से मूवमेंट होता है, ये सेल्स भी इस स्पोरोजिनस टिश्यू के बीच बीच में आ जाती हैं और उनको पोषण देने का काम करती है। ठीक है, तो भित्ति टूट जाती है, उसका जीवद्रव्य जो है इनके बीच बीच में, जो हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू है इनके बीच बीच में विचलित होने लग जाता है उस, और फिर परागकणों को पोषण देता है। हम इस टेपिटम को क्या कहते हैं? अमीबॉइड टेपिटम। ठीक है, किस किस में होता है? ट्रेडेस्केशिया और टाइफा में इस तरह की अमीबीय टेपिटम प्रेजेंट होती है। फिर नेक्स्ट आता है सिक्रेटरी टेपिटम। सिक्रेटरी टेपिटम में जो कोशिकाएं हैं वो वेल डेवलप हो जाती है, बड़े प्रकार की हो जाती है, और ये जो है अपने खाद्य पदार्थों को यहीं से सिक्रीट करती है स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर। ये टेपिटम सेल है, इनमें भित्ति नहीं टूटती, इनका जीवद्रव्य ज्यादा हो जाता है, बड़ा गाढ़ा हो जाता है, और यहीं से क्या करती है, जो हमारा पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं अंदर, जो स्पोरोजिनस टिश्यू में बनेंगे पोलन ग्रेन्स, उनको पोषण देने का काम करेगी। इसकी कोशिकाओं में जो होती है वो लिपिड प्रकृति की और गोलाकार कोशिकाएं होती है। जो सिक्रेटरी टेपिटम है इसकी गोलाकार होती है, राउंडेड होती है, और क्या करती है, इसमें जो इसकी नेचर है वो लिपिड जैसी होती है। तो और उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? प्रोयूबिश कहते हैं। ये प्रोयूबिश कोशिकाएं जो है बाद में इसके चारों ओर क्या होता है? स्पोरोपोलिनिन पदार्थ होता है ये, तथा उससे हम क्या कहते हैं? यूबिशकाय कहते हैं। ये जो परागकण बनते हैं तो परागकणों के बाह्य चोल का निर्माण करने का काम इस स्पोरोपोलिनिन पदार्थ का होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक विकसित होती है ये जब स्पोरोजिनस टिश्यू से जब स्पोर्स बनेंगे माइक्रोस्पोर, तब टेपिटम सबसे ज्यादा विकसित होती है और परिवर्तनशील जो लघु बीजाणु हैं उनको पोषण देने का काम करती है। जब परागकण पूर्ण रूप से बन जाते हैं तो ये टेपिटम भी टूट जाती है और ये परागकण जो है स्टोमियम से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अगर किसी परागकोश में परागकणों का विकास नहीं हो और उससे पहले ही अगर टेपिटम नष्ट हो जाए तो ऐसे परागकण क्या हो जाते हैं? स्टेराइल परागकण या बंध्य परागकण हो जाते हैं। उनमें जनन क्षमता नहीं रहती, रुद्ध हो जाते हैं, अबॉर्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम वापस एक बार इन सबको रिपीट कर लें। परागकोश की भित्ति को हमने 4 पार्ट में बढ़ा। सबसे पहला एपिडर्मिस 1 लेयर थिक होती है, मेनली सुरक्षा का काम करती है। ठीक है, सेकेंड है अंतस्थिशियम, एंडोथीसियम भी 1 लेयर थिक, लेकिन जो आकार की कोशिकाएं रेडियल सेल्स होती है और इन पर किसकी थिकनिंग? अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग पाई जाती है। अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती है और इन पट्टियों के कारण इन पट्टियां पाई जाती है जिससे ये यू आकार की दिखाई देती है। और इसके अलावा इसकी प्रकृति जो होती है, इसका नेचर जो होता है मॉइस्चर को गेन करने वाला होता है, आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती है। तो ये आर्द्रताग्राही प्रकृति के होने के कारण ये परागकोश की स्फुटन में जब डेसेंस होना होता है, परागकोश को फूटना होता है, इसमें परागकणों का बाहर निकलना होता है,
तब यहाँ से इसमें परागकणों को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर जिस स्थान पर ये थिकनिंग नहीं पाई जाती वो स्थान कहलाता है स्टोमियम, और इसी स्थान से ये परागकोश जो है फूटता है, वो इसी स्थान से फूटता है। फिर थर्ड आती है मिडिल लेयर, 3 to 5 लेयर भी कह सकते हैं हम इसको, 3 to 5 लेयर थिक होती है। मिडिल लेयर नॉर्मल टाइप की सेल्स की बनी होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल को पोषण देने का काम, और जो माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, जो पोलन ग्रेन्स बनेंगे, जो लघु बीजाणु बनेंगे, उनको पोषण देने का काम करेगी मध्य परत। फिर टेपिटम सबसे आंतरिक परत, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी पर आता है, टेपिटम का क्या काम है। टेपिटम परिवर्तनशील जो माइक्रोस्पोर्स है, लघु बीजाणु है, उनको पोषण देने का, न्यूट्रिशन देने का काम करती है ये टेपिटम। 2 तरह की टेपिटम होती है। सबसे आंतरिक लेयर है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें कि कैसी होती है, तो इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। इसका जो प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य जो है गाढ़ा डेंस होता है और वेल डेवलप होती है। 2 तरह की टेपिटम पड़ी, अमीबियन टेपिटम मोस्टली टाइफा टेंडेंस्किंशिया में पाई जाती है। अमीबोइड टेपिटम क्या होती है, इसकी जो ये वॉल होती है, ये वॉल टूट जाती है, तो जीव द्रव्य इन स्पोरोजिनस टिश्यू के बीच में आके इनको पोषण देने का काम करता है। स्रावी टेपिटम है, ये स्रावी टेपिटम टूटती नहीं है, बाहर की तरफ पूर्ण रूप से विकसित जीव द्रव्य इसके अंदर पाया जाता है, और यहीं से ये सिक्रीट करती है मटेरियल को स्पोरोजेनस टिश्यू में। अगर हम देखें कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो लिपिड की प्रकृति होती है, लिपिड नेचर होती है इनकी, और इनमें कुछ गोलाकार संरचनाएं मिलती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, प्रोयूबिशकाय कहते हैं। इस पर स्पोरोपोलिनियम पदार्थ होता है। ये स्पोरोपोलिनियम पदार्थ, इसको अपन क्या कहते हैं, यूबिशकाय कहते हैं। और स्पोरोपोलिनियम पदार्थ जो है, ये स्पोरोपोलिनियम पदार्थ परागकणों का जो बाइचोल होता है उसके फॉर्मेशन का काम करता है ये स्पोरोपोलिनियम पदार्थ। बाद में हम ये पढ़ेंगे कि स्पोरोपोलिनियम पदार्थ की क्या गुणवत्ता होती है, लेकिन अभी हम ये कहे कि ये स्पोरोपोलिनियम पदार्थ कहाँ से सिक्रीट होता है, तो टेपिटम से सिक्रीट होता है। यूबिशकाय जिसके अंदर होती है, प्रोयूबिशकाय और यूबिशकाय से सिक्रीट होता है। ठीक है, तो प्रोयूबिशकाय और इसके प्रोयूबिशकाय के बाहर स्पोरोपोलिनियम पदार्थ, ये इसके अंदर स्पेशल संरचनाएं, गोलाकार संरचनाएं, जिसको अपन कहेंगे प्रोयूबिश बॉडी, और इस प्रोयूबिश बॉडी के बाहर की तरफ स्पोरोपोलिनियम पदार्थ अगर जमा हो जाता है तो हम उसे कहते हैं यूबिश। ठीक है, प्रोयूबिश और यूबिश में अंतर। और ये जो स्पोरोपोलिनियम है, ये परागकणों के बाइचोल का फॉर्मेशन करता है। ये हो गई हमारे चारों तरह की, इसके परागकोश की वॉल या वॉल ऑफ एंथर, परागकोश की भित्ति का निर्माण। अब हमारे पास है कि परागकोश जो है, भित्ति का फॉर्मेशन तो हो गया है, अब अंदर दूसरा काम था हमारा। 2 प्रकार की सेल पढ़ी थी हमने, पैराइटल सेल पढ़ी थी और दूसरी पढ़ी थी अपन ने, सबसे पहले पढ़ी थी प्राइमरी पैराइटल सेल, जिससे भित्तीय कोशिका, जिससे परागकोश की भित्ति का निर्माण हुआ था। सेकंड पढ़ी थी अपन ने प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ठीक है, जिससे स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा। स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा, और इस मदर सेल में विभाजन होगा, जिससे बाद में क्या बनेगा, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। तो दूसरी क्या बनाएगी है, बीजाणुजन ऊतक या स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो अब हम पढ़ते हैं दूसरी सेल जो बीजाणुजन सेल है, वो क्या काम करती है। तो हम जानते हैं कि हम लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, और इसमें जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, जो मेल गैमेट बनेगा, वो मेल गैमेट जो है वो कैसे बनेगा, अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस से बनेगा। तो यहाँ पर भी हम परागकोश में 4 पालियां हैं, ये 4 पालियां हैं परागकोश की। अब इसका ये स्पोरोजिनस की कोशिकाएं हैं, इन स्पोरोजिनस की कोशिकाओं में कुछ कोशिकाएं जो हैं वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका का काम करती है।
ठीक है। ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं में विभाजन होता है और बहुत सारा टिश्यू बन जाता है। इस टिश्यू को हम बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। इस बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है और हम जानते हैं कि जब भी मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो एक सेल से कितनी सेल बनती है? 4 सेल बनती है। तो यहाँ पर भी स्पोरोजिनस टिश्यू में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप हम क्या बनेंगे? लघु बीजाणु या परागकण बनेंगे। तो लघु बीजाणु के बनने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। स्पोरोजिनेसिस लघु बीजाणु जनन कहलाती है। क्या किसे कहेंगे लघु बीजाणु जनन? लघु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया जिसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे एक लघु बीजाणु कोशिका से 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है, 4 स्पोर्स का निर्माण होता है। ये 4 स्पोर्स जो है चतुष्क के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। तो यहाँ पर भी लघु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया जिसमें प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं क्या बनाती है? स्पोरोजिनस टिश्यू या स्पोर मदर सेल बनाती, माइक्रोस्पोर मदर सेल लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनाती हैं और इस लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप लघु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर मदर सेल और इनमें मियोसिस हुआ, जिससे माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये माइक्रोस्पोर जो है मोस्टली किस फॉर्म में व्यवस्थित रहते हैं? ये इस टेट्राड के फॉर्म में 1, 2, 3 और एक इसके पीछे की साइड में, तो ये टेट्राड के फॉर्म में व्यवस्थित रहते हैं। तो इस तरह से ये व्यवस्थित रहते हैं। अब इस स्पोरोजिनस टिश्यू में इसमें अपन ने देखा कि बहुत सारी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, तो इन सब में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो इसमें बहुत सारे लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये थे हमारी लघु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि लघु बीजाणु किस तरह व्यवस्थित रहते हैं, उनकी क्या स्ट्रक्चर होती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।